सदिश बीजगणित की आज की इस क्लास में हम 3 टॉपिकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें से पहला टॉपिक है किसी सदिश को अदिश से गुणा करना, दूसरा टॉपिक है किसी सदिश को घटक रूप में लिखना, और तीसरा जो टॉपिक है वो है दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। इन 3 टॉपिकों की चर्चा आज की इस क्लास में करेंगे। तो जो पहला टॉपिक है किसी सदिश का अदिश से गुणा। इस टॉपिक की हम बात करते हैं। किसी सदिश का अदिश, यहां पर अदिश का मतलब है संख्या। यहां पर अदिश का मतलब है कोई भी वास्तविक संख्या। किसी सदिश का अदिश से गुणा। देखो, हमने कोई सदिश लिया a और एक अदिश ले लिया लेम्डा। लेम्डा क्या है? कोई संख्या है। लेम्डा क्या है? संख्या। तो इस अदिश और इस सदिश, इन दोनों के गुणनफल को लिखा जाता है लेम्डा सदिश a के द्वारा। इन दोनों के गुणनफल को क्या लिखा जाएगा? लेम्डा सदिश a के द्वारा। अब देखो, इन दोनों को गुणा करने पर ये जो गुणनफल सदिश हमें मिला है, इस सदिश की दिशा की हम बात करें, किसकी बात करें? दिशा की। तो इस सदिश की दिशा सदिश a की दिशा हो सकती है या सदिश a की विपरीत दिशा होगी। ये जो गुणा करने पर हमें सदिश मिला है, कौन सा सदिश? लेम्डा सदिश a। इस सदिश की दिशा या तो सदिश a की दिशा होगी या सदिश a के विपरीत दिशा होगी। अब a की दिशा कब होगी? सदिश a की दिशा तो तब होगी जब ये जो अदिश हम ले रहे हैं ये प्लस का हो, अर्थात लेम्डा का चिन्ह किसका हो? धनात्मक चिन्ह हो। और इस सदिश की दिशा a वेक्टर के विपरीत कब होगी? a वेक्टर के विपरीत होगी जब लेम्डा ऋणात्मक हो। a वेक्टर की दिशा तो कब होगी? जब लेम्डा का चिन्ह क्या हो? प्लस का हो। और a वेक्टर के विपरीत कब होगी? जब लेम्डा का चिन्ह ऋणात्मक हो। साथ में इस सदिश के परिणाम की हम बात करें, किसकी बात करें? परिणाम की। परिणाम को कैसे लिखेंगे? मापांक लेम्डा a। तो इस सदिश का जो परिमाण होगा, सॉरी परिणाम नहीं, परिमाण, परिमाण, इस सदिश का जो परिमाण होगा, ये परिमाण मापांक लेम्डा गुणा मापांक सदिश a के बराबर होता है। अर्थात सदिश a के परिमाण को यदि हम मापांक लेम्डा से गुणा कर देंगे तो हमें किसका परिमाण मिलेगा? हमें सदिश लेम्डा a का परिमाण मिलेगा। इस सदिश का परिमाण मिलेगा। तो इन 3 बातों का हमें ध्यान रखना है किसी सदिश का अदिश में गुणा में। तो अब जो बातें हमने यहाँ पर समझी, इन्हीं बातों को यहाँ पर हम लिखते हैं। तो लिखो इन बातों को। माना एक सदिश, माना एक सदिश a तथा अदिश लेम्डा है, या ऐसा लिखेंगे, सदिश a तथा अदिश लेम्डा के गुणनफल को लेम्डा सदिश a द्वारा दर्शाते हैं। सदिश लेम्डा a की दिशा या लेम्डा a का परिमाण
या पहले दिशा की बात कर लेते हैं। सदिश लैम्डा ए की दिशा सदिश ए की दिशा होगी, सदिश ए की दिशा होगी यदि लैम्डा एक धनात्मक संख्या हो। लैम्डा क्या हो? एक धनात्मक संख्या हो। सदिश लैम्डा ए की दिशा ए वेक्टर के या ए वेक्टर के विपरीत होगी, विपरीत होगी यदि लैम्डा एक ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है। और लैम्डा ए का जो परिमाण है ये किसके बराबर होगा? मापांक लैम्डा गुणा सदिश ए का परिमाण, इसके बराबर होगा। तो ये तीन बातें हमें ध्यान में रखनी है। तीन बातें कौन कौन सी? एक तो दिशा की और एक परिमाण की। इससे पहले हमें इसको लिखना कैसे, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि लिखना हमें इस प्रकार है। जैसे कोई सदिश ए है और इस सदिश ए को हम 2 से गुणा कर रहे हैं, तो 2 से गुणा करेंगे तो इसको हम लिखेंगे 2 सदिश ए। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सदिश ए 2, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे इस प्रकार से। साथ में अब ये जो सदिश हमें मिला है, इस सदिश की जो दिशा होगी वो दिशा किस पर निर्भर करेगी? जिस संख्या से हम गुणा कर रहे हैं उस संख्या के चिन्ह से या उस संख्या के चिन्ह पर निर्भर करती है। अब देखो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब ये जो सदिश 2a है इस सदिश की दिशा सदिश ए की दिशा होगी। और यदि यहाँ पर -2 से गुणा करते हैं तो -2 से गुणा करते तब ये जो सदिश -2a है इस सदिश की दिशा सदिश ए की दिशा के विपरीत होगी। साथ में इस सदिश का जो परिमाण है, ये परिमाण कितना हो जाएगा? ये परिमाण होगा -2 मापांक गुणा ए वेक्टर का परिमाण, ये हो जाएगा -2a सदिश का परिमाण। तो ये तीन बातें, 3-4 जो बातें हैं किसी सदिश का अदिश से गुणा, इसमें हमें ध्यान रखनी है। अगले टॉपिक की हम बात करें तो अगला जो टॉपिक है वो है किसी सदिश को घटक रूप में लिखना। किसी सदिश को घटक रूप में लिखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि OX, OY और OZ इन अक्षों की दिशा में जो मात्रक सदिश होता है उनको किससे दर्शाया जाता है। देखो OX, OY तथा OZ की दिशाओं में मात्रक सदिश क्रमशः I कैप, J कैप, K कैप होते हैं। OX की दिशा में जो मात्रक सदिश होता है उसको दर्शाया जाता है I कैप के द्वारा। OY की दिशा में जो मात्रक सदिश होता है उसको दर्शाया जाता है J कैप के द्वारा। और OZ की दिशा में जो मात्रक सदिश होता है उसको दर्शाया जाता है K कैप के द्वारा। तो ये पॉइंट भी हमें पता होना चाहिए। OX, OY और OZ की दिशाओं में जो मात्रक सदिश होते हैं वो क्रमशः I कैप, J कैप और K कैप होते हैं। अब हम चलते हैं कि किसी सदिश को घटक रूप में किस प्रकार लिखते हैं। सदिश का घटक रूप, सदिश का घटक रूप। जब भी हमें किसी सदिश का घटक रूप पूछेगा
उस स्थिति में हमें बिंदु के निर्देशांक दिए गए होंगे। तो हम एक बिंदु P मान लेते हैं और उसके निर्देशांक मान लेंगे x, y, z। तो इस बात को लिख लेते हैं पहले। माना बिंदु P के निर्देशांक x, y, z। हमने एक बिंदु P लिया है और इस बिंदु P के निर्देशांक हमने क्या मान लिए, x, y, z। अब हम बनाते हैं त्रिविमीय तल। कौन सा तल बनाएंगे, त्रिविमीय तल। ये हो गया मूल बिंदु, ये है x, ये है y अक्ष और ये है z। और बिंदु P के निर्देशांक क्या है, x, y, z। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो बिंदु P है, ये बिंदु P यहाँ पर स्थित होगा, यहाँ पर ये बिंदु P स्थित है। अब देखो पिछली क्लास में हमने देखा कि कोई बिंदु है और उस बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति सदिश होता है, उस स्थिति सदिश को हम लिखते किस प्रकार से हैं, उसको लिखते हैं सदिश OA के द्वारा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास बिंदु P है, इस बिंदु P का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश को हम क्या लिखेंगे, सदिश OP। इसका मतलब ये हुआ कि O प्रारंभिक बिंदु है और P अंतिम बिंदु है। तो यदि हम सदिश OP का ज्यामितीय रूप बनाना चाहिए तो इसका जो ज्यामितीय रूप होगा वो किस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार। ये हो गया सदिश OP और इसकी दिशा होगी ये। अब देखो ये जो बिंदु P हमने यहाँ पर बनाया है, इस बिंदु P पर जब हम जाना चाहें, जब हम मूल बिंदु पर स्थित हों और इस मूल बिंदु से जब इस बिंदु P पर जाना चाहें तो हम किस प्रकार जाते हैं, पहले अक्ष पर चलते हैं। अक्ष पर कितना चलते हैं, अक्ष दूरी चलेंगे, फिर y के समांतर चलते हैं और y के समांतर कितनी दूरी तय करेंगे, हम y का ही दूरी तय करेंगे। फिर z के समांतर चलते हैं और z के समांतर हम कितनी दूरी तय करते हैं, z का ही दूरी तय करते हैं। तो हम इस बिंदु की ओर चलते हैं, तो हम यहाँ से चलेंगे और यहाँ पर चलते हुए हम x इकाई दूरी तय करेंगे। हम मान लेते हैं कि ये जो दूरी हमने तय की है ये है x इकाई। इसके पश्चात हम y के समांतर चलेंगे। किसके समांतर चलेंगे, y के समांतर चलेंगे और कितनी दूरी तय करेंगे, तो हम दूरी तय करेंगे y। यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये y। उसके पश्चात हम z के समांतर चलेंगे, तो z के समांतर चलते हैं। देखो और z के समांतर हमने कितनी दूरी तय की है, ये हमने z इकाई दूरी तय की। अब देखो जो पहली क्लास थी उस क्लास में हमने ये देखा कि कोई सदिश A है और उस सदिश A की दिशा में जो मात्रक सदिश होता है, उस मात्रक सदिश को हम लिखते हैं A कैप के द्वारा। और ये मात्रक सदिश हम ज्ञात कैसे करते हैं, तो ये मात्रक सदिश हम ज्ञात करते हैं, उस सदिश को हम गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, 1/, उस सदिश के परिमाण से। इस प्रकार हम इकाई सदिश या मात्रक सदिश ज्ञात करते हैं। अब देखो इसको यदि हम सदिश A के परिमाण से गुणा कर दे दोनों तरफ, तो दोनों तरफ जब हम सदिश A के परिमाण से गुणा करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा। फिर इस साइड सदिश A के परिमाण से सदिश A का परिमाण कैंसिल हो गया, तो ये बन गया सदिश A। तो ये कुछ इस प्रकार बन गया, सदिश A बराबर सदिश A का परिमाण गुणा A कैप। अब ध्यान से देखना, ये जो सदिश A लिखा हुआ है वो किस प्रकार लिखा हुआ है, सदिश A का परिमाण, सदिश A का परिमाण
गुणा सदिश एक ही दिशा में मात्रक सदिश। सदिश ए बराबर क्या लिखा हुआ है? सदिश ए बराबर लिखा हुआ है सदिश ए का परिमाण गुणा सदिश ए की दिशा में मात्रक सदिश। मतलब यदि हमें किसी सदिश का परिमाण और उसकी दिशा में यदि मात्रक सदिश पता हो तब हम उस सदिश को इस प्रकार लिख सकते हैं। यदि हमें किसी सदिश की दिशा में मात्रक सदिश और उस सदिश का परिमाण यदि हमें पता हो तो हम उस सदिश को इस प्रकार लिख सकते हैं। अब ये बात यहाँ पर कहाँ में आएगी? देखो, तो ये जो बात हमें यहाँ पर मिली है इस बात को कहाँ में लेंगे? यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ओ ए, ए बी और बी पी, क्या हम इन तीनों को सदिश कह सकते हैं? क्या इन तीनों को हम सदिश कह सकते हैं या नहीं कह सकते? सदिश कब कहेंगे? जब इनका परिमाण और दिशा हो। तो देखो तीनों की दिशा भी है और साथ में तीनों का परिमाण भी है। इसका परिमाण x है, इसका परिमाण y है और इसका परिमाण z है। इसका मतलब इन तीनों को हम सदिश कहेंगे। अब इनको लिखेंगे कैसे? तो इसको तो लिखेंगे हम सदिश ओ ए, क्योंकि इसका प्रारंभिक बिंदु ये है और अंतिम बिंदु ये है। इसको तो लिखेंगे सदिश ओ ए। इसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे सदिश ए बी। इसको हम क्या लिखेंगे? सदिश ए बी। और इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम सदिश बी पी। इसको हम क्या लिखेंगे? सदिश बी पी। और ये है सदिश ओ पी। अब देखो हम यहाँ पर क्या लिखना चाह रहे हैं? हम सदिश को घटक रूप में लिखना चाहते हैं। अच्छा, कौन से सदिश को हम घटक रूप में लिखना चाहते हैं? कौन से सदिश को हम घटक रूप में लिखना चाहते हैं? तो जिस बिंदु का हमें निर्देशांक दिया गया है उस बिंदु का जो स्थिति सदिश होगा। देखो यहाँ पर हमें कौन सा बिंदु दिया गया है? P बिंदु दिया गया। तो इस बिंदु P का स्थिति सदिश क्या होगा? सदिश OP होगा। तो इस सदिश OP को लिखना चाहते हैं हम घटक रूप में। किसको लिखना चाहते हैं? सदिश OP को लिखेंगे हम घटक रूप में। तो ये बात यहाँ पर भी लिख लेते हैं। माना बिंदु P के निर्देशांक x, y, z है, तब सदिश OP का घटक रूप। अब देखो बिंदु O को P से मिला दो, सॉरी B से मिला दो। O को किसे मिला दो? B से मिला। बिंदु O को बिंदु B से मिला। अब देखो जब हमने बिंदु O को B से मिलाया तब हमें देखो एक त्रिभुज प्राप्त हुआ। देखो कौन सा त्रिभुज? O A B। त्रिभुज O A B। इस त्रिभुज में लगाओ त्रिभुज नियम। कौन सा नियम लगाओ? त्रिभुज नियम। तो त्रिभुज O A B में त्रिभुज नियम लगाओ। देखो सदिश OA और सदिश AB ये दोनों इस त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को दर्शा रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों सदिशों का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा को दर्शाएगा और तीसरी भुजा की जो दिशा होगी वो इन दोनों के विपरीत क्रम में होगी। तो ये जो सदिश है ये सदिश किसके बराबर होगा? सदिश OA प्लस सदिश OB। सदिश OA प्लस सदिश OB। अच्छा, इस सदिश को हम देखो ऐसा भी लिख सकते हैं। इस सदिश का प्रारंभिक बिंदु O है और अंतिम बिंदु B है। इसका मतलब इस सदिश को हम लिख सकते हैं सदिश OB। इसको हम क्या लिख सकते हैं? सदिश OB। अब आओ आकृति OBP में।
त्रिभुज ओ बी पी में त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम से देखो ये सदिश OB सदिश और BP सदिश दोनों एक ही क्रम में त्रिभुज की दो भुजाओं को दर्शा रहे, तो इन दोनों का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर होगा और उसकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। तो सदिश OB प्लस सदिश OB प्लस सदिश BP, ये दोनों किसको दर्शाएंगे, या इन दोनों सदिशों का योग त्रिभुज की इस भुजा को दर्शाएगा। और इस भुजा को हमने पहले से कौन सा सदिश नाम लिख रखा है, सदिश OP। तो सदिश OP बराबर हो गया सदिश OB प्लस सदिश BP। अच्छा, सदिश OB को यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको तो लिख दो समीकरण 1 और इसको लिखो समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा, सदिश OP बराबर है, सदिश OB की जगह आएगा सदिश OA प्लस सदिश OB प्लस सदिश BP। अब देखो थोड़ी देर पहले हमने ये जो बात पढ़ी थी कि किसी सदिश को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ये वाली बात अब काम में लेंगे। देखो सदिश OA की हम बात करें तो OA का हमारे पास परिमाण है, साथ में इसकी दिशा में हमें मात्रक सदिश पता है। अब देखो इसकी दिशा कौन सी है, इसकी दिशा है O अक्ष, और O अक्ष की दिशा में जो मात्रक सदिश होता है वो होता है I कैप, OY की दिशा में जो मात्रक सदिश होता है वो होता है J कैप, और OZ की दिशा में जो मात्रक सदिश होता है वो होता है K कैप। तो सदिश OA की दिशा में हमें मात्रक सदिश पता है और साथ में हमें इसका परिमाण भी पता है। इसका मतलब हम सदिश OA को क्या लिख सकते हैं, सदिश OA को इस प्रकार लिखेंगे अक्ष I कैप परिमाण गुणा OA की दिशा में मात्रक सदिश। अच्छा, सदिश AB को क्या लिखेंगे, तो सदिश AB की दिशा कौन सी है, OY की दिशा है, सदिश AB। तो AB का परिमाण कितना है, परिमाण है Y, और इसकी दिशा में इकाई सदिश क्या है, J कैप। सदिश BP, कौन सा सदिश, सदिश BP। इसको देखो BP की जो दिशा है, सदिश BP की दिशा कौन सी है, Z की दिशा, मतलब OZ की दिशा, और OZ की दिशा में मात्रक सदिश क्या है, K कैप, और इसका परिमाण कितना है, Z। तो परिमाण गुणा मात्रक सदिश, तो सदिश BP बराबर आ गया Z K कैप। तो सदिश OA, सदिश AB, सदिश BP के यहाँ पर मान रखो। तो यहाँ पर हमें सदिश OP बराबर मिल गया, सदिश OP बराबर OA की जगह रखेंगे अक्ष I कैप प्लस OB की जगह क्या रखेंगे, OB है या AB, OB नहीं, देखो यहाँ पर AB आएगा, OB की जगह यहाँ पर OB नहीं, ये है AB, ये क्या है AB। AB की जगह आएगा YJ कैप प्लस BP, सदिश BP की जगह आएगा ZK कैप। ये जो हमें सदिश OP का ये जो रूप हमें मिला है, इस रूप को कहते हैं घटक रूप। ये जो रूप हमें मिला है, इस रूप को क्या कहते हैं, घटक रूप। तो लिखते हैं इस बात को, उपरोक्त रूप को ही सदिश का घटक रूप कहते हैं, घटक रूप कहते हैं। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से दो प्रश्न और बनते हैं। दो प्रश्न ऐसे बनेंगे, जैसे हमें ये कोई सदिश दे दिया और पूछेगा कि इस सदिश के अदिश घटक क्या है और इस सदिश के सदिश घटक क्या है। तो यहाँ पर लिखते हैं इस बात को, सदिश OP के अदिश घटक,
यदि हमें सदिश OP के अदिश घटक पूछे तब तो हमें लिख देना है I कैप, J कैप और K कैप के गुणांक। तो I कैप, J कैप और K कैप के गुणांक में क्या है, x, y, z। तो इनको तो कहते हैं सदिश के अदिश घटक। और सदिश के यदि सदिश घटक पूछ ले, सदिश OP के सदिश घटक, तब हमें क्या करना है, इनके साथ I कैप, J कैप और K कैप लगाना है, अर्थात x I कैप, y J कैप और z K कैप। इनको कहते हैं सदिश के सदिश घटक। यदि हम x y z के साथ I कैप, J कैप, K कैप ना लगाए तब तो उनको क्या कहेंगे, अदिश घटक। और यदि इनको x y z के साथ लगा दिया तब इनको कहते हैं सदिश के सदिश घटक। तो ये 2 प्रश्न और पूछते हैं। अब देखो, जब भी हमें मान लो कोई भी बिंदु हमें दे दिया तो क्या हम उसका घटक रूप ज्ञात करने के लिए इतना काम फिर से करेंगे? तो इतना काम हमें फिर से करने की आवश्यकता नहीं है। देखो क्यों नहीं है, देखो इस बिंदु P के हमें निर्देशांक दे रखे हैं ये x, y, z। और इस बिंदु P का जो घटक रूप हमें मिला है, इस बिंदु P के स्थिति सदिश का जो घटक रूप हमें मिला है वो मिला है x I कैप, y J कैप प्लस z K कैप। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर I कैप, J कैप और K कैप, इनके गुणांक में क्या आ रहा है, यहाँ पर तो आया x निर्देशांक आ रहा है, यहाँ पर y निर्देशांक आ रहा है और K कैप के गुणांक में क्या आ रहा है, z निर्देशांक। इसका मतलब यदि हमें कोई बिंदु इस प्रकार दे दिया 2, 3, 4 और हमसे ये पूछ लिया कि इस बिंदु P का जो स्थिति सदिश होगा उस स्थिति सदिश का घटक रूप क्या होगा, तो उसका घटक रूप होगा सदिश OP बराबर 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप। मान लो हमें बिंदु इस प्रकार दे दिया -2, -3, -4, तब इस बिंदु का घटक रूप क्या बन जाता, या इस बिंदु को दर्शाने वाला जो स्थिति सदिश होगा उसका घटक रूप, तो वो घटक रूप बनता -2I कैप -3J कैप -4K कैप। ये बन जाता उस बिंदु को दर्शाने वाले स्थिति सदिश का घटक रूप। तो हमें इस प्रकार किसी बिंदु का जो घटक रूप होता है उसको लिखना है उस बिंदु के निर्देशांकों को देकर। I कैप के गुणा में x निर्देशांक, J कैप के गुणा में y निर्देशांक और K कैप के गुणा में z निर्देशांक। अब देखो हमने इसको घटक रूप में तो लिख दिया। अब इस सदिश से, कौन सी सदिश की बात हो रही है, सदिश OP की, इस सदिश OP का परिमाण कितना होगा इसकी बात और हम करते हैं। देखो सदिश से OP का परिमाण, परिमाण का मतलब लंबाई। अब लंबाई कौन सी, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की जो दूरी है उसकी बात हो रही है। तो ये तो रहा प्रारंभिक बिंदु और ये रहा अंतिम बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो इस बिंदु का निर्देशांक तो ये रहा और इस बिंदु का निर्देशांक है 0, 0, 0। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं दूरी सूत्र की सहायता से। तो OP का जो परिमाण होगा वो बराबर आ जाएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या है, सूत्र ये है x1 या x2 ले लो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब इस बिंदु के निर्देशांक को तो मान लो x1 y1 z1 या x2 y2 z2 मान लो, चलो एक ही बात है, इसको मान लो x2 y2 z2। अब देखो x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस x, 0 माइनस x कितना हो गया माइनस x, माइनस x का करेंगे हम स्क्वायर तो बन जाएगा x स्क्वायर। तो सदिश OP का परिमाण बराबर रूट x स्क्वायर प्लस, इसी प्रकार यहाँ पर आ जाएगा y स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाएगा z स्क्वायर। ये आ गया सदिश OP का परिमाण। अब देखो यहाँ पर हमें बिंदु क्या दे रखा था, बिंदु ये दे रखा था और इस बिंदु P
की स्थिति सदिश को दर्शाने वाले सदिश का परिमाण हमने ज्ञात किया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखो, ये तो है x निर्देशांक का वर्ग, ये क्या है y निर्देशांक का वर्ग, और ये क्या है z निर्देशांक का वर्ग। इसका मतलब कोई भी बिंदु P हमें दिया गया हो, P की जगह और कोई भी नाम आ सकता है, जैसे बिंदु A दे दिया और इस बिंदु A के निर्देशांक हमें दे दिए -1, 2, 3, ये निर्देशांक दे दिए, और इस बिंदु की स्थिति सदिश दर्शाने वाले सदिश का हमें परिमाण पूछे, तो हमें परिमाण में क्या लिखना है, परिमाण में लिखना है इस प्रकार, रूट x निर्देशांक का वर्ग तो -1 का स्क्वायर प्लस y निर्देशांक का वर्ग 2 का स्क्वायर प्लस z निर्देशांक का वर्ग अर्थात 3 का स्क्वायर। ये हो गया इस बिंदु A की स्थिति दर्शाने वाले स्थिति सदिश का परिमाण। तो इस प्रकार हमें इन सूत्रों को ध्यान में रखना है और सूत्रों को सीधे हमें काम में लेना है। तो घटक रूप में तो किस प्रकार लिखना है, आई केप जे केप के केप के गुणांक में क्या लिख दो, इस बिंदु का x निर्देशांक, y निर्देशांक और z निर्देशांक, और इसका परिमाण हमें कैसे ज्ञात करना है, तो रूट के अंदर क्या लिखना है, x निर्देशांक का वर्ग प्लस y निर्देशांक का वर्ग प्लस z निर्देशांक का वर्ग। तो आज की इस क्लास का जो लास्ट टॉपिक है वो है दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। तो पहले हेडिंग लगाओ, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। देखो ये हमने एक त्रिविमीय तल लिया है, ये है OX, ये है OY और ये है OZ, और यहाँ पर हमने कोई दो बिंदु लिए हैं, एक बिंदु तो ले लिया P1 और एक बिंदु ले लिया हमने P2। अब इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश हम P1 P2 ज्ञात करना चाहते हैं। हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश P1 P2 ज्ञात करना चाहते हैं। अब देखो P का स्थिति सदिश क्या होगा, सॉरी P1 का स्थिति सदिश क्या होगा, किसकी बात कर रहे हैं, P1 की। तो P1 का स्थिति सदिश होगा सदिश OP1 और P2 का स्थिति सदिश क्या होगा, सदिश OP2। तो OP1 इसका ज्यामितीय रूप बनाओ, तो OP1 का ज्यामितीय रूप यह है, OP2 का ज्यामितीय रूप बनाओ तो यह है OP2 का ज्यामितीय रूप। अब देखो यहाँ पर हमें एक त्रिभुज की आकृति मिल गई, त्रिभुज की आकृति मिल गई, इसका मतलब यहाँ पर हम त्रिभुज नियम लगा सकते हैं। देखो अगर सदिश OP1 और P1 P2 की हम बात करें तो ये दोनों सदिश एक ही क्रम में त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित कर रहे हैं। सदिश OP1 और सदिश P1 P2 ये दोनों सदिश एक ही क्रम में, कौन से क्रम की बात, देखो यहाँ पर गुणन कौन सा हो रहा है, यहाँ पर गुणन हो रहा है दक्षिणावर्त। तो एक ही क्रम में दो त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित करें तो इन दोनों का योग, इन दोनों का मतलब OP1 प्लस P1 P2 सदिश P1 P2, इन दोनों का योग किसको दर्शाएगा, त्रिभुज की तीसरी भुजा को दर्शाएगा, और उसकी दिशा क्या होगी, इन दोनों के विपरीत क्रम में होगी, जो कि पहले से लगाई हुई है। तो इस सदिश को OP1 प्लस P1 P2 लिख सकते हैं त्रिभुज नियम की सहायता से, और इस सदिश को पहले से हमने कौन सा नाम दे रखा है, सदिश OP2। तो सदिश OP2 बराबर देखो हमें क्या मिल गया, सदिश OP2 बराबर मिल गया सदिश OP1 प्लस P1 P2। अब देखो यहाँ पर OP1 का पक्षांतरण कर दो, तो OP1 का पक्षांतरण करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार मिल जाएगा, सदिश P1 P2 बराबर सदिश OP2 माइनस सदिश OP1। अब देखो ये पक्षांतरण कैसे हुआ,
इसको भी अगर आप ध्यान से समझना चाहो तो हम डिटेल में इसको इस प्रकार समझ सकते हैं। ये जो समीकरण यहाँ पर लिखा हुआ है, इस समीकरण में हमने सदिश OP1 का ऋणात्मक सदिश जोड़ दिया, ऋणात्मक सदिश जोड़ दिया। सदिश OP1 का ऋणात्मक सदिश या सदिश OP1 के ऋणात्मक सदिश का योग करने पर, अब समीकरण है तो दोनों तरफ योग करना होगा, तो सदिश OP2 प्लस किसका योग करें हम, OP1 के ऋणात्मक सदिश को, किसका योग करें, OP1 के ऋणात्मक सदिश का योग करें। और OP1 के ऋणात्मक सदिश को हम लिखेंगे किस प्रकार से, तो इसके ऋणात्मक सदिश को लिखेंगे हम माइनस सदिश OP1, इस प्रकार लिखेंगे, माइनस सदिश OP1 बराबर OP1 प्लस P1 P2 प्लस माइनस OP1। अब देखो आगे, OP2 यहां पर प्लस माइनस तो हो गया माइनस, OP1 सदिश OP1 बराबर, अब देखो यहां पर तीन सदिश लिखे हुए हैं, तो इन तीन सदिशों में आप किन्हीं दो का एक साथ योग कर सकते हो, चाहे इन दोनों का योग पहले करो, चाहे इन दोनों का योग पहले करो, किन्हीं दो का योग हम पहले कर सकते हैं। तो OP1 प्लस सदिश P1 P2 प्लस माइनस सदिश OP1, हम इन दोनों का योग पहले कर रहे हैं। योग संक्रिया के कौन से गुणधर्म की बात की है, तो यहाँ पर हमने योग संक्रिया का जो गुणधर्म लगाया है वो गुणधर्म है साहचर्य का नियम, साहचर्य का नियम। जब तीन सदिश लिखे हुए हों तो हम उन सदिशों में से किन्हीं दो का योग कर सकते हैं, चाहे पहले दो का करो चाहे बाद वाले दो का योग करो। अब देखो यहां पर हम लगाएंगे क्रम विनिमय नियम, तो क्रम विनिमय नियम लगाएंगे तो ये बन गया सदिश OP2 माइनस सदिश OP1 बराबर सदिश OP1 प्लस माइनस सदिश OP1 प्लस सदिश P1 P2। यहाँ पर हमने कौन सा नियम लगाया है, क्रम विनिमय नियम। अब फिर से हम यहाँ पर लगाएंगे साहचर्य नियम, तो सदिश OP2 माइनस सदिश OP1 बराबर सदिश OP1 प्लस माइनस सदिश OP1 प्लस सदिश P1 P2। अब यहाँ पर फिर से साहचर्य नियम लगा रहे हैं, तो पहले हमने यहाँ पर इन दो का योग किया, अब हम इन दो का योग करेंगे। अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस क्या बन गया, माइनस, या इसको ऐसा रखो, यहाँ पर देखो OP1 में किसका योग हो रहा है, इसके ऋणात्मक सदिश का। यहाँ पर सदिश OP1 में किसका योग हो रहा है, इसके ऋणात्मक सदिश का। और हमने प्रतिलोम में क्या देखा था, योज्य प्रतिलोम में जब हम किसी सदिश का ऋणात्मक सदिश उस सदिश में जोड़ते हैं तब हमें क्या मिलता है, शून्य सदिश मिलता है। तो ये किसके बराबर हो गया, ये शून्य सदिश के बराबर हो गया। तो सदिश OP2 माइनस सदिश OP1 बराबर शून्य सदिश प्लस P1 P2। और ये वाली बात भी हमने पढ़ी थी, OP2 सदिश OP2 माइनस सदिश OP1 बराबर, ये वाली बात हमने कहाँ पर पढ़ी, तत्समक नियम में। तत्समक नियम में क्या देखा था, इस शून्य सदिश को आप किसी भी सदिश में जोड़ो आपको वही सदिश वापस मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें कौन सा सदिश मिल जाएगा, सदिश P1 P2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमें
सदिश P1 P2 बराबर क्या मिला, सदिश P1 P2 बराबर मिल गया सदिश OP2 माइनस सदिश OP1। सदिश P1 P2 बराबर हमें क्या मिल गया, सदिश OP2 माइनस सदिश OP1। हम देखो ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, OP2 ये क्या है, P2 का स्थिति सदिश माइनस ये क्या है, ये P1 का स्थिति सदिश, बिंदु P1 का स्थिति सदिश। इस प्रकार भी इसको हम लिख सकते हैं। अब देखो दो बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश को इस प्रकार लिखते हैं, P1 P2 बराबर क्या आ गया, P2 का स्थिति सदिश माइनस P1 का स्थिति सदिश। देखो यहाँ पर P2 बाद में आ रहा है तो यहाँ पर P2 पहले आ रहा है, यहाँ पर P1 पहले आ रहा है तो यहाँ पर P1 बाद में आ रहा है। अब हमें इस बात को इस प्रकार से ध्यान में रखना है, जैसे हम दो बिंदु हैं, एक बिंदु A है और एक बिंदु B है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश AB ज्ञात करना चाहते हैं। तो सदिश AB बराबर क्या होगा, B का स्थिति सदिश अर्थात OB माइनस सदिश बिंदु A का स्थिति सदिश अर्थात OA। तो सदिश AB बराबर क्या होगा, बिंदु B का स्थिति सदिश माइनस बिंदु A का स्थिति सदिश। साथ में हम इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो सदिश है, इस सदिश का हम परिमाण ज्ञात करना चाहिए। तो इस सदिश का जो परिमाण होगा, देखो यदि हम इस बिंदु के निर्देशांक मान ले x1 y1 z1 और इस बिंदु के निर्देशांक मान ले हम x2 y2 z2, तब इस स्थिति में इस सदिश P1 P2 का जो परिमाण होगा वो होगा रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। और ये परिमाण हमने कैसे ज्ञात किया, दूरी सूत्र की सहायता से ज्ञात किया। किसकी सहायता से ज्ञात किया है, दूरी सूत्र की सहायता से ये परिमाण हमने ज्ञात किया है। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे की चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।